अच्छा, तो हम लोग बेसिक सारे कंसेप्ट तो देख ही लिए थे, है ना। और वेरिएबल्स को भी क्या करने लगे थे, यूज़ करने लगे हैं। पता है हमको कि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। अगर एक नंबर यूज़ करना चाहे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी काम करने के लिए एक नंबर यूज़ करने की ज़रूरत है तो भाई किसी वेरिएबल में रखेंगे। तो वेरिएबल को सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने का मतलब टाइप बताएंगे और उसको नाम देंगे। सपोज करो नाम हमने दे दिया क्या, नम या num1। ये क्या हो गया, डिक्लेयर करना। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ भाई इनिशियलाइज करना। ये डिक्लेरेशन है और ये क्या है, इनिशियलाइजेशन है। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर हम चाहें तो इंट लिखा, num2 लिखा, ये दूसरा नंबर डिक्लेयर कर रहा है ना। अगर हम लिखें इंट num2 इक्वल्स टू 100, तो देखो ये भी एरर नहीं दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है पता ही है, पूरा क्या वर्ड लिखा, डिक्लेरेशन। और यहाँ हो रहा है क्या, इनिशियलाइजेशन। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक ही लाइन में दोनों हो रहा है, डिक्लेरेशन भी हो रहा है और इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो, सेम लाइन के अंदर ही आप डिक्लेयर भी कर दो और उसी लाइन में क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो। चाहो तो इस तरह से करो ऊपर वाला जो है, और चाहो तो इस तरह से करो। क्लियर है ये। अब कभी भी इस तरह से कोई डायरेक्ट, लेकिन हाँ अब इसके बाद मान लो तुम num1 में क्या कर रहे हो, ये देखो लाइन नंबर 6 पे num1 का क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन। लाइन नंबर 8 पे क्या हो रहा है, num2 का क्या, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों, है ना। लेकिन अब अगर num1 इक्वल टू क्या करते हो तुम, 500 करते हो, तो num1 में क्या हो रहा है, अब ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये num1 में क्या है, असाइनमेंट या री असाइनमेंट है। ऐसे ही num2 में कुछ भी डालोगे तो ये क्या होगा, री असाइनमेंट होगा। किस पे, num2 पे। क्लियर है ये। तो आप वेरिएबल को चाहो तो डिक्लेयर करो और इनिशियलाइज करो, चाहो तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही लाइन के अंदर कर दो। और एक सबसे ज़रूरी बात कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, और वो ये कि जो भी ये वैल्यू हैं, अरे यार हमें तुमसे कहें कि 10 और 20 का गुणा कर दो, तो करने के लिए दिमाग में रखोगे ना 10 और 20 को, तो वो दिमाग में जगह लेगा ना। जगह लेता है तभी तो 10 ही 20 कर पाते हो। हम तुमसे कहते हैं कि 5789 गुण है और उसमें गुणा करो कितने का, 72,587 का। अब तुम्हारे दिमाग में रैम में उतनी जगह, इतने नंबर्स को रख के मैनिपुलेट करने की जगह नहीं है, तो नहीं कर पाते हो। तब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है जगह कहाँ, कॉपी या किताब में जगह लेते हो। कंप्यूटर के पास जो दिमाग है, उसके पास जो रैम है, उसकी अच्छी बात यह है उसके पास अरबों बाइट्स हैं और वो इजीली मैनेज कर सकता है। तुम देखते हो ना तुम्हारे इसी कंप्यूटर पे एक साइड में यूट्यूब चल रहा होता है, एक साइड में कुछ और इक्लिप्स चल रहा होता है, एक साइड में कुछ और चल रहा होता है, सब चल रहा होता है ना। क्यों? क्योंकि रैम में इतनी जगह है, चीज़ों को जगह चाहिए। अगर ये 300 है तो याद रखना ये 300, और अगर हम लिखें यहाँ पे, या तुम प्रिंट ही कराओ कि तुम अगर प्रिंट करना चाहो किसको, num1 को, तो क्या प्रिंट करेगा, 500। भाई प्रिंट यहाँ करा रहे हो, इसके पहले num1 में 300 आया, फिर 500 आया, है ना। अब लेकिन दिमाग बस इतनी बात का ख्याल रखना है, ये जो 300 है या ये जो 500 है या 100 है, ये 300 है, ये सब जाता है कहाँ, रैम में। कभी ये दिमाग में कंफ्यूजन मत पाल लेना, जैसे बहुत लोगों को हो जाती है शुरू में कि लाइन नंबर 6 में उनको रैम समझा दो तो उनको लगता है कि 300 गया कहाँ, रैम में गया। 4 बाइट की क्या लिया, एक जगह लिया, फिर दूसरी लाइन चली num1 बराबर क्या, 500। तो वो ये सोचते हैं कि जहाँ 300 था उसको हटा के क्या रख दिया, 500, क्योंकि बाद में मांगोगे तो मिलता क्या है, 500। तो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन जाता है यही कि वहाँ पे कितना होगा,
भाई 300 हटा के वहाँ क्या रख देता है 500। तो याद रखना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मान लो अगर हम मान लो ये पेंट समझो तो यही क्या है, ऐसे ही क्या है रैम, और इस रैम के अंदर छोटे छोटे अगर हम इस तरह से कर दें, कैसे, इस तरह से ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या कर दें, हाँ ऐसे काट दें, और फिर इसके बाद ऐसे ऐसे कर दें, तो ढेर सारे क्या बन जाएंगे, हाँ रो और कॉलम बन जाएंगे ना, छोटे छोटे खाने बन जाएंगे कि नहीं, टेबल की तरह। इन्हीं में तुम्हारी वैल्यूज रहती हैं। जो लिख रहे हो x बराबर नम1 बराबर 300, तो 300 कहाँ गया रैम में, और रैम में 300 जहाँ गया उसका एड्रेस किसके पास आता है, नम1 के पास। कभी याद रखना नम1 बराबर 500 होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 300 डिलीट करके 500 रख देगा। 300 उसी रैम में पड़ा रहेगा, रैम में अलग जगह लेगा, वहाँ क्या रखेगा 500, और अब उसका एड्रेस देगा किसको, नम1 को। याद रखना वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं होती, वेरिएबल के पास वैल्यू का एड्रेस होता है। उसे पता, जैसे तुम्हारे पास घर है, इसका मतलब तुम्हारे पास जेब में घर नहीं है, तुम्हारे पास अपने घर का क्या है, एड्रेस है। अच्छा है, तो नम1 बराबर 300 का मतलब है 300 रैम में है, एड्रेस नम1 के पास है। नम1 बराबर 500 का मतलब 500 जाएगा रैम में। देखो अच्छा, कोई भी चीज़ कब होती है, जब वो लाइन चलती है तब। जब लाइन नंबर 6 चलेगी तब 300 जाएगा रैम में, और एड्रेस किसके पास आएगा, नम1 के पास। और जब इसके बाद 500 7वीं लाइन चलेगी तो 500 जाएगा रैम में, और एड्रेस आएगा किसके पास, नम1 के पास। अब याद रखना वेरिएबल एक टाइम पे एक ही एड्रेस ले सकता है। उसके पास पहले से कोई एड्रेस किसी वैल्यू का पड़ा है, नया दोगे ना तो पुराना छोड़ देगा। ये उसके साथ नियम है, लगा हुआ है। तो भैया ये क्या करता है, छोड़ देता। तभी तो इससे कहते हो कि जरा प्रिंट करके बताओ क्या है, तो क्या पढ़ता है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या पढ़ रहा है, नम1। नाम पढ़ा नम1 तो गया नम1 के पास, नम1 ने दिया एड्रेस, किसका एड्रेस दिया 500 का, तो रैम में से जब निकाल के लाया तो क्या पाया 500, इसीलिए क्या प्रिंट हुआ 500। आई बात समझ में। अच्छा ऐसे लिख दो तब एरर, वैसे तो एरर दे रहा है भाई, कैसे ढूंढेगा, तुम कह रहे हो नम नाम से ढूंढो, नम नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसीलिए जो वेरिएबल का नाम है वो तो सही से लिखोगे, इसीलिए तो वेरिएबल को नाम दिया जाता है। नहीं नाम दोगे तो बाद में यूज कैसे करोगे, इसीलिए तो नियम डाला जाता है कि हर वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं एक नम1 बनाए और दूसरा बना रहे हो 100 रखने के लिए, उसको भी कह रहे हो नहीं जी हम क्या रखेंगे इसका नाम, तो ऐसे तो जावा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि भाई तुम किस नम1 की बात कर रहे हो, इसकी या उसकी। इसीलिए वेरिएबल्स के नाम हमेशा क्या होते हैं, एकदम हाँ अलग, मतलब जिसे कहते हैं क्या, यूनिक होते हैं। और जब भी वेरिएबल यूज करना है आपको उसका सही नाम बताना। अच्छा एरर दे रहा है किस बात की, हाँ जानते हो, अगर इक्लिप्स से पूछोगे एरर दे रहा है, इक्लिप्स देखो, इक्लिप्स का ये कहना है, क्यों एरर दे रहा है जानते हो, वो कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि अरे यार नाम तो नम1 है तुम नम रखे हो, वो ये इशारा नहीं, वो ये नहीं बोल रहा, वो इतना कह रहा है कि यार नम नाम का क्या है, उसको इतने से मतलब नहीं है पहले क्या है क्या नहीं है, वो इतना पूछना चाह रहा है कि नम नाम का क्या है। और सही बात बताओ नम नाम का क्या है, जो है उसका नाम क्या है, नम1 ना। ये जो एरर है ना, ये अब देखो ये जावा तुमसे एरर दे रहा है, जावा का कहने का मतलब है तुम ऐसा नाम यूज किए हो, इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, और इवन तुम कर्सर लेके जाओगे तो कहेगा नम कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, कह रहा है कि नम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। ये सब नहीं कहेगा अरे भैया नाम1 रखे हो, एक ही अक्षर तो है, थोड़ा नाम बदल लो, इतना ड्रामा ये नहीं करेगा। सीधी बात कह रहा है भैया तुम नम लिखना चाह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वो कह रहा है तुम प्रिंट करा रहे हो, तुम ही कह रहे हो तुम प्रिंट करा रहे हो, करेक्ट ठीक है जी प्रिंट कर देते हैं। अगर यही आपने डबल कोट्स में लिखा होता तो कुछ नहीं बोलता, तब तो बस क्या प्रिंट कर देता, नम वर्ड प्रिंट कर देता, क्योंकि तब मानता क्या डबल कोट्स में कोई भी चीज़ है तो क्या है, स्ट्रिंग है, तब वो वेरिएबल नहीं है। लेकिन
अगर कोई अक्षर ऐसे लिखा है तब वो ये एज्यूम करता है कि तुमने क्या लिखा है, कोई वेरिएबल, क्योंकि वो जानता है अक्षर ना मतलब अक्षर वो से शुरू होता हो और डबल कोट्स के अंदर न रहता हो, वो कौन होता है, वेरिएबल ही तो होता है। इसको कहाँ पे, यहाँ लाइन नंबर 8 पे लिख दो भाई। ये स्ट्रिंग ये तुमको 300 500 नहीं देगा, क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा सीधा क्या, num1, कहेगा भैया num1। तो भाई कैसे वर्क करेगा, क्योंकि डबल कोट्स में कुछ भी लिख दिया तो समझ लिया अक्षर है ये, और अगर यही डबल कोट्स में नहीं है, देखो डबल तो भाई डबल कोट्स में तो 300 भी नहीं है, लेकिन ये तो प्योर क्या है, नंबर है ना। लेकिन अगर तुम कोई अक्षर लिखना चाहते हो और डबल कोट्स में नहीं लिखोगे तो ये मान के चलेगा क्या है, ये जैसे बी लिख दिया, एरर दे रहा है, क्योंकि बी लिखने का मतलब वो अब ये मान के चल रहा है बी एक वेरिएबल होगा, तो वो कह रहा है कि बी वेरिएबल है तो भैया डिक्लेयर कहाँ किए हो। चलो तुम कह दो जी हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं। देखो अच्छा ध्यान से, अभी क्या एरर दे रहा है, B कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, कह रहा है B नाम का कोई वेरिएबल नहीं। रिजॉल्व करने का मतलब, उसका कहने का मतलब है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि B नाम का क्या है, B नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, ये साफ साफ कह रहा है। तो मतलब क्यों, क्योंकि B नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया गया। तुम कहो जी हम कर देंगे, अब भी एरर दे रहा है कि नहीं, एरर गई नहीं, लेकिन कर्सर ले जाओ एरर बदल गई होगी। द लोकल वेरिएबल, चलो लोकल वर्ड हटाओ, द वेरिएबल बी मे नॉट बी इनिशियलाइज्ड, कह रहा है ना कि बी नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज्ड नहीं हुआ, बी नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज्ड नहीं हुआ। हाँ डिक्लेयर, देखो इसके पहले बोल रहा था कि बी नाम का वेरिएबल क्या है, डिक्लेयर कर दिया तो जान गया बी नाम का वेरिएबल तो है, लेकिन अब कह रहा है कि भैया वेरिएबल तो है लेकिन तुमने उसे इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है, उसका सीधा कहने का मतलब है जब एक वेरिएबल में तुम वैल्यू डालते हो तो उसी को बोलते हैं क्या, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। जब इनिशियलाइज, जैसे बी है, बी को डिक्लेयर किया तो तुमने बता दिया बी एक नंबर है, और तुम उससे कह रहे हो जी बी को प्रिंट कर दो। अब वो अपना सिर पकड़ के परेशान है, तुम कह रहे हो नंबर है प्रिंट कर दें, जी क्या प्रिंट कर दें, नंबर तो हजारों लाखों करोड़ों हैं, कौन सा प्रिंट कर दें। इसीलिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करना मस्ट होता है भाई। यही अब देखो कहेगा सही है, एरर गई, कह रहा जी हाँ अब ठीक है, आपने बी में 2000 डाला है, हम बी में 2000 क्या कर देंगे, आपने प्रिंट करा देंगे, है ना। लेकिन ऐसे लिखोगे तब वो कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो, तुम कह रहे हो बी प्रिंट करो, क्या बी प्रिंट कर दे, तुम तो कुछ बता ही नहीं रहे हो बी में क्या है। तुम कह रहे हो बी एक नंबर है, वो कह रहा मान लिया हम नंबर है, लेकिन अब तुम कह रहे हो प्रिंट कर दो, तो क्या प्रिंट कर दे, नंबर तो बहुत है। तुम इसीलिए एक वेरिएबल याद रखना। अच्छा एक चीज़ और समझना, ये क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ये क्या है, इनिशियलाइज करना, ये क्या है, असाइनमेंट करना, ये क्या है, हाँ ठीक है प्रिंट करना। चलो अच्छा मान लिए, ये बताओ एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि सी नाम का बराबर, फिर लिखा b प्लस 4000। इस लाइन में b का क्या हो रहा है, ना बी का भाई, सी का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो रहा है, बी का थोड़ी ना हो रहा है। ध्यान से देखना, सबसे पहले देखो गणित में याद रखना, गणित में 2 किनारे होते हैं, सिंपल से बचपन से था, एक गणित में ज्यादा किनारे होते ही नहीं, बस 2 किनारे, एक बराबर का इधर, एक बराबर का उधर। दुनिया ऐसे चलती है ना, एक लेफ्ट साइड होती है और एक क्या चलती है, राइट साइड। यहाँ भी ऐसा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो जब भी किसी वेरिएबल का डिक्लेयर करते हो तब तो भाई एक ही साइड रहती है, इसे वेरिएबल का क्या बताते हो, नाम बताते हो। लेकिन जब वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करते हो
जब वेरिएबल का असाइनमेंट करते हो तो जिस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करते हो या जिस वेरिएबल के ऊपर असाइनमेंट करते हो वो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। कहाँ रहता है? लेफ्ट साइड में। इस लाइन में तुम नहीं कहोगे लाइन नंबर 6 में कि तुम वेरिएबल यूज कर रहे हो, तुम बोलोगे लाइन नंबर 6 में कि भैया तुम वेरिएबल को क्या कर रहे हो? इनिशियलाइज कर रहे हो। इसमें बोलोगे वेरिएबल को क्या कर रहे हो? रीअसाइनमेंट कर रहे हो। लेकिन जब लाइन नंबर 10 की बात आएगी, अब कोई पूछेगा सॉरी अच्छा लाइन नंबर 8 में बी को डिक्लेयर, लाइन नंबर 9 में बी को इनिशियलाइज, लाइन नंबर 10 में पूछेगा कोई यहाँ भी तो बी का नाम है, क्या कर रहे हो? तो अब बोलोगे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हो। जो ये कर रहे हो ये भी क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। वेरिएबल के साथ 3 ही चीज हो सकती है जी, 4 चीजें। एक तो डिक्लेयर कर सकते हो और वो भी एक ही वेरिएबल को बार बार नहीं कर सकते। अगर ऐसी बेवकूफ़ी लिखोगे तो कंपाइल करेगा? एक वेरिएबल को एक बार क्या कर सकते हो? डिक्लेयर। एक ही बार कर सकते हो क्या? इनिशियलाइज। और बार बार जब करोगे तो उसको इनिशियलाइज नहीं, बार बार क्या बोलेंगे? असाइनमेंट या रीअसाइनमेंट बोलेंगे, है ना? और इसके बाद कोई चौथी संभावना नहीं है, बस एक ही संभावना है कि आप उस वेरिएबल को आगे क्या करो? यूज करो। अरे तुम ही गणित में मानते थे x बराबर 100 या 50 जो मानते थे हवा में कि देखने में सवाल सुंदर लगने लगे? नहीं, क्योंकि उस 50 या 100 की सवाल में बार बार आगे क्या होती थी? जरूरत होती। जब मानते थे कि माना ये बराबर x है तो समझ लो तुमने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। जब तुमने लिखा है x बराबर क्या 100 तब तुमने क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया। उसी x में दूसरी बार वैल्यू डाली तो क्या कर दिया? रीअसाइनमेंट कर दिया। और बाद में उस x का क्या करोगे? यूज ही तो करोगे। और यूज करोगे और कभी भी बराबर लगा होगा तो याद रखना यूज होने वाली चीज बराबर के हमेशा दाहिने साइड में होती है। कहाँ होती है? दाहिने साइड में। लेफ्ट साइड वाला जो होता है बराबर के वो यूज नहीं होता, वो वैल्यू लेने के लिए बैठा होता है। जैसे ये C देख रहे हो, C के पास क्या होगा? वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? B और 4000 को जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो किसके पास आएगा? C के पास आएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर है कि जब भी और इधर B का क्या हो रहा है? यूज कर। अगर कोई पूछे तो ये इस लाइन में क्या हो रहा है? लाइन नंबर 12 में तो कहोगे भैया B क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। और C में क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। और पहली बार असाइनमेंट हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन हो रहा है। बस और कुछ नहीं है। यही 2-3 बातें हैं भाई। एक वेरिएबल है, तुम ही देखो, जिसको यूज करना होगा जोड़ने घटाने में उसको कहाँ रखोगे? दाहिने साइड में। और लेफ्ट साइड में तो जो इनका गुणा भाग का उत्तर है, ऐसे तो गणित में भी होता था। जब लिखते थे x बराबर 5 गुणे 100 बटे 300 तो जो राइट साइड में गुणा भाग करते थे उत्तर किस में आता था? लेफ्ट में जो लिखते थे उसी में आता था ना। बिल्कुल आएगा, ये आएगा 45, फिर आएगा 4 लाख, जो 54,000 है आ जाएगा 4,59,000। 4 लाख। अच्छा यहाँ B लिखा है तो B लिखा है तो B की वैल्यू क्या है? ना हाँ वही है 45 54 मतलब 4,55,454 तो वही है। जब भी एक वेरिएबल को प्रिंट करोगे, प्रिंट करना भी क्या है? यूज करना है। ये भी क्या है? यूज करना ही है। लेकिन ये यूज करना नहीं है। ये B को तुम यहाँ यूज नहीं कर रहे हो, B में वैल्यू डाल रहे हो। जब B का कहीं इस्तेमाल करोगे गुणा में, भाग में, प्रिंट में, कहीं भी, तब तुम उसे क्या कर रहे होगे? यूज कर रहे हो। अगर B पे डबल कोटेड कर दे तो B की यूज नहीं करेगा, बस प्रिंट करेगा। ये अगर यहाँ ऐसे लिख दें B हाँ अच्छा यहाँ हाँ डबल कोट्स में B कर दो। अब B लिख के आएगा। अब ये B कोई वेरिएबल नहीं है। अब अगर रन कर दोगे तो भैया कुछ नहीं, तुमको 4 लाख 5 लाख कुछ नहीं देगा, सीधे कहेगा B। बिल्कुल, इसको तो कहेंगे कि हमने B शब्द यूज किया है। देखो B वर्ड और B नाम के वेरिएबल में क्या है? फर्क है। सब B का भाई देखो B का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? अरे B का मतलब
बी का मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं बी लिखा है तो सी पढ़ोगे, डबल कोट्स में डाल दिए तो फिक्स हो गया भैया ये बी है तो बी है। लेकिन वो वेरिएबल है तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 भी हो सकती है, किसी का नाम भी हो सकती है, वो तो जैसा वेरिएबल में तुम वैल्यू डाल। क्लियर है ये? तो इस तरह से तुम वेरिएबल, और याद रखना वैल्यूज हमेशा कहाँ जाती हैं, रैम में। वेरिएबल के पास उनका क्या रहता है, एड्रेस, और एक टाइम पे एक ही। देखो दुनिया पीछे नहीं जाती, प्रोग्राम भी कोड जब चलता है तो कोड चलते हुए कहाँ चलेगा, आगे जाएगा। ऐसा नहीं होगा बी 9वीं चली 10वीं चली, अरे नहीं भैया गलती हो गई चलो फिर से 9वीं चलाते हैं, ऐसा नहीं होगा। कोड पढ़ते हुए कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और याद रखना लाइन नंबर 9 चलेगी, 2000 रैम में जाएगा, बी के पास उसका क्या आएगा, एड्रेस आएगा, उसको पता मिल जाएगा। तभी तो तुम बी प्रिंट करा दो तो ये लिख दो बी, तो क्या प्रिंट कर देगा 2000, क्योंकि ये क्या पढ़ेगा बी से जाएगा, बी से पूछेगा भैया कौन सा एड्रेस है, वो कहेगा वो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाएगा, वहाँ क्या पाएगा 2000, वही 2000 क्या करेगा, प्रिंट कर दे। क्लियर है ये? सर जब यूजर कंप्यूटर यूज करता है तो वो हार्ड डिस्क के स्टोरेज को यूज कर ट्रैक कर सकता है, लेकिन रैम के स्टोरेज को ट्रैक कर सकता है कि जैसे इसको पता है रैम का एड्रेस, तो क्या यूजर भी ऐसे देख सकता है रैम का? बिल्कुल नहीं देख सकता, जावा में बिल्कुल नहीं। जावा ने इस चीज़ के लिए एक दूसरी कुछ लैंग्वेजेस थी जो ऐसा कर सकती थी, जिनसे तुम एड्रेस जान सकते थे, लेकिन फिर वो जावा को ये महसूस हुआ ये सिक्योरिटी के साथ क्या है, कंप्रोमाइज़ है। तो जावा में तुम नहीं जानते, जावा कह रहा है तुम्हें 500 से मतलब है ना, 500 लो, हम कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं रखा है, भाई बी एक नाम पे रखो, वही नाम इस्तेमाल करोगे, हम तुमको 500 700 जो भी है लेके दे देंगे। एड्रेस बी के पास है, बी जानता है कहाँ रखा है 500, लेकिन हमसे पूछोगे एज ए प्रोग्रामर तो हम नहीं बता सकते रैम पे वो कहाँ है। और जावा ने ये चीज़ की है, भाई कोई नहीं जानता क्या है, आपको वैल्यू डाले हो वेरिएबल से यूज करो ना, अगर आपको वेरिएबल का नाम पता हो तो, लेकिन कोई वैल्यू कहाँ गई रैम में, ये जावा को पता नहीं, ये जावा पता देती ही नहीं। जावा को तो पता ही है ना, ऐसा तो नहीं हवा में गया 2000 मांग रहे हो तो 2000 दे रहा है कि नहीं दे रहा, मतलब जावा तो अंदर से जानता है ना कहाँ रखे हैं और कहाँ से ला रहे हैं, लेकिन वो हम लोग को नहीं बताता, क्योंकि इससे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो। सर दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हैं? हाँ कुछ लैंग्वेज में है, जैसे सी में है कंसेप्ट पॉइंटर्स का, जिससे तुम पॉइंट कर सकते हो, लेकिन जावा नहीं देता ये चीज़। जावा का कंप्यूटर में हम लोग को रैम का एड्रेस ट्रेस करते हैं, जैसे हम लोग को फोल्डर बनाते हैं तो ऊपर जो पाथ आता है वो तो स्टोरेज का हार्ड डिस्क है, हाँ, हाँ। लेकिन रैम का हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा भाई, जावा में नहीं पता चलेगा, दूसरे में चलेगा। जैसे सी में क्या पता चलेगा, कोई वैल्यू अगर कहाँ है, ऐसा देखा नहीं पूरे रैम का तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें उस लैंग्वेज ने किसी वैल्यू को अगर रैम में रखा है तो वो कहाँ रखा है वो एड्रेस तुम पॉइंट कर सकते हो किसी और लैंग्वेज में, जैसे सी में कर सकते हो पॉइंटर्स के थ्रू, लेकिन वो सिक्योरिटी के साथ क्या है, कंप्रोमाइज है। इसीलिए जावा इस चीज़ को आपको कहता है आपको वेरिएबल में वैल्यू रखो, अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल के नाम से बुला लो, हमें पता है कहाँ क्या रखा है। अच्छा एक बात और सबसे बड़ी बात याद रख लेना, अगर लाइन नंबर 9 चलेगी तो 2000 रैम में जाएगा, एड्रेस इसके पास आएगा, बी के पास प्रिंट कराओगे, जब बी पढ़ेगा तो जाएगा वहाँ से क्या पाएगा 2000, लेकिन लाइन नंबर 11 चलेगी तो रैम में क्या जाएगा 233, और उसका एड्रेस इसके पास आएगा बी के पास, तो बी 2000 का छोड़ेगा 233 का एड्रेस ले लेगा। और अब जानते हो इस 2000 का एड्रेस किसके पास है, किसी के पास नहीं। जैसे ही लाइन नंबर 11 चलेगी, लाइन नंबर 11 चलने के बाद बताओ 2000 का एड्रेस किसके पास है, किसी के पास नहीं ना। तो याद हो हमने कल बताया था। अब एक कंसेप्ट है जावा में क्या, गार्बेज कलेक्टर, उसका काम ही सिंपल सा इतना है, वो आपका प्रोग्राम आगे आगे रन होता है, पीछे पीछे वो भी चलता रहता है, बस ये देखता है कि आपके प्रोग्राम में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो रैम में है लेकिन अब उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। और जैसे ही कोई वैल्यू से महसूस होगी कि इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है, जानते हो क्या करेगा, उस वैल्यू को रैम में से क्या करेगा, क्लीन कर देगा, हटा देगा, आपकी रैम क्या कर देगा, फ्री कर देगा। क्लियर है ये? प्रिंट करेंगे बी को क्या है, किस में, लाइन नंबर 10 में 2000, लाइन नंबर 14 में तो बी ही आएगा। अगर हम ऐसे कर दें तो क्या प्रिंट होगा,
तब होगा वही, हाँ 45 54 54 होगा उस समय जो उसमें होगा। और याद रखना वेरिएबल वैल्यू जाएगी रैम में, वेरिएबल के पास एड्रेस आएगा, नई वैल्यू जाएगी वो भी रैम में, उसका भी एड्रेस वेरिएबल के पास ही आएगा। और जब नया आएगा तो पुराना छोड़ देगा। हाँ बोलो। तो भैया तुम डाले ही नहीं होते, तुम ही कह रहे हो गिलास में दूध निकाल के पानी डाल देंगे और फिर कहेंगे हम यहीं से दूध भी निकाल के पियेंगे। तो भाई अगर तुम्हें दूध ही पीना था तो गिरा ही नहीं होते, पानी डाले ही नहीं होते तुम। भाई वो देखो कितना सही दिमाग लगा रहा है कि लाइन नंबर 11 तक तुम्हारा विचार था कि 233 रखना जाए, लाइन नंबर 12 में तुम्हारा विचार है कि 4,55,454 रख जाए। तो भाई तुम्हारे ही दोनों विचार हैं, तो उसे क्या मानना चाहिए? जो नया विचार है ना, वो जो नया विचार है। तो सिंपल ये बात है, अगर वही कह रहा है तुम्हें 233 ही चाहिए था तो भाई ये ड्रामा करने की जरूरत ही थी, नहीं किए होते। भाई वो ये चल रहा है, सोच रहा है, प्रोग्रामर ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। अब वो देखो जावा का काम दिमाग लगाना नहीं है, अगर वो भी दिमाग लगाएगा, हम भी दोनों का दिमाग लड़ने लगेगा ना, पता चला हम उससे कुछ चाह रहे हैं, वो कुछ चाह रहे हैं। भाई इसलिए मैं तुम मत चाहो, ये काम किसका है? मेरा है। बस तुमसे जितना कहा जा रहा है, जितने इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं तुम एज इट इज फॉलो करो, तभी तो हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ रही है। अब अच्छा, अब एक छोटी सी चीज चलो आज ही और एक देखते हैं। ये देखो, इसका क्या मतलब? 5600 b बराबर 5600 प्लस b, और या फिर b बराबर b प्लस कुछ भी लिख दे, 5600 या 56 ही लिख दे, चलो 56 ही लिख दे। भाई देखो अब इसका क्या मतलब हुआ। देखो जनरली हम अपना बताएं तो जब हमने ये लाइन पहली बार देखी थी, इस तरह से कुछ लिखा हुआ कंप्यूटर में, b बराबर जैसे b बराबर b प्लस 56, तो हम तो ये सोच रहे थे b बराबर, लाइन नंबर 9 में क्या लिखा है 2000, तो हमें महसूस हुआ 2000 बराबर 2000 प्लस 56, मतलब 2000 बराबर क्या हुआ 2056। तो ये बात हमको थोड़ा सा समझने में शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, हम नहीं समझ पा रहे थे, हम नहीं मान पा रहे थे, मेरा दिमाग नहीं मान पा रहा था ये क्या लिखा है b बराबर b प्लस 56, ये कैसे हो सकता है भाई? यहाँ तो लिखा है b बराबर क्या 2000, तो इसका तो मतलब हुआ 2000 बराबर 2000 प्लस 56, मतलब 2000 बराबर 2056। ऐसा तो होता नहीं, 2000 तो 2000 होता है, 2056 होता है, दोनों बराबर तो होते नहीं। लेकिन ध्यान देना है, यही फिर से वो रूल याद रखना है, बराबर वाला याद रखना। अब अंतर पैदा कर, दोनों दो बी इस्तेमाल हुए हैं, एक ही लाइन में 2 बार बी, लेकिन दोनों में फर्क है भाई। ये जो बी है इसमें क्या होगा, असाइनमेंट होगा, ऐसे लिख देते हैं। इस बी में क्या होगा, असाइनमेंट होगा, और इस बी का यूज होगा। बस यही बात पकड़नी है। देखो दो बी यूज हो रहे हैं, लेकिन जो हम सोच रहे थे जब पढ़ रहे थे खुद, क्या b का मतलब 2000 समझ रहे थे, और b का मतलब 2000 और प्लस 56, तो हमको लग रहा था यार 2000 बराबर 2056। पहली बात समझो, यहाँ ये जो b है इसका यूज नहीं हो रहा है, जिसका यूज होता है वो वैल्यू लेके आता है। याद रखना, जो राइट साइड में है उसी का यूज होता है, और जिसका यूज होता है वो वैल्यू लेके आता है। ये b लेके आएगा क्या 2000 और 56 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 2056। लेकिन जो बाएं साइड में, ये याद रखना है, बाएं साइड वाला वैल्यू लेके नहीं आता, वो तो नई वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। ध्यान से समझो, ये जो b की वैल्यू b 2000 वैल्यू लेके कौन आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड का गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी कर रहे हो, वो करने के बाद जो रिजल्ट आएगा
वो लेने के लिए कौन बैठा होता है? लेफ्ट वाला। तो जानते हो क्या होगा? लाइन नंबर 9 चलेगी, बी में क्या आएगा? 2000। लाइन नंबर 10 तो कमेंट है, फिर क्या चलेगा? लाइन नंबर 11। तो ये भी 2000 लाएगा, ये भी 2000 नहीं लाएगा, तो ये 2000 लाएगा। और ये क्या लाएगा? 56 है, 2000 और 56 जुड़ेंगे क्या बनेगा? 2056। अब 2056 का एड्रेस किसके पास जाएगा? बी के पास, उसी बी के पास जिसके पास 2000 का एड्रेस था। तो जानते हो क्या होगा? लाइन नंबर 11 जैसे ही चलेगी, बी 2000 छोड़ के 2056 क्या करेगा? ले लेगा। इसीलिए जो यहाँ लाइन नंबर 14 प्रिंट हो रही है, यहाँ पे ये लाइन नंबर 12, यहाँ 2000 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ क्या प्रिंट होगा? 2056। हाँ, कौन सी? लाइन नंबर 11 पे रीअसाइन बोलो, असाइनमेंट बोलो, जो भी बोलो, इनिशियलाइजेशन नहीं है। इनिशियलाइजेशन बी का तो लाइन नंबर 9 पे हो चुका है। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं 2000 प्लस 56 एंड सेमीकोलन डायरेक्ट। हाँ, कर लो। अब भी क्या होगा भैया? देखो, दाहिने साइड वाला वैल्यू लेके आएगा, गुणा भाग जोड़ घटाना करेगा, क्योंकि दाहिने, यार तुम्हें अपने गणित में याद करो, दाहिने साइड से सब गुणा भाग सब करते थे। बाएं साइड वाला तो सारे गुणा भाग का उत्तर लेने के लिए बैठा होता था ना, वैसे ही यहाँ भी होता है। ये जो बी है, ये 2000 लेके नहीं आएगा, ये बी 2000 लेके आएगा, और 2000 और 56 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2056। और वो 2056 जाएगा किसके पास? बी के पास। तो बी 2000 छोड़ देगा और 2056 क्या करेगा? ले ले। हेलो, हाँ हाँ, 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 तब हाँ, बस ना 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 कुछ नहीं, बस एक्टिविटी और इधर उधर पूछेगा नहीं बस। हाँ हाँ, वो बस ना, नहीं 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 नहीं, इतना नहीं। सर ये तरीका सही है क्या? सर ये थोड़ा 12 वाले को प्रिंट करेंगे। 2056। और ये भी याद रखना, फिर ध्यान से देखो, अगर हम पूरे मेमोरी का, अच्छा चलो एक काम, इतना प्रोग्राम लिखा है ना, इसी में देखते हैं कि किस तरह से पूरा ये काम कर रहा है, किस तरह से मेमोरी ले रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक काम करते हैं, अब इतने छोटे छोटे खाने तो हम बना नहीं पाएंगे, हम एक खाना बना देंगे तो समझ जाना कि यही 32 बिट मतलब 4 बाइट का है। चलो एक काम करते हैं, लाइन नंबर जानते हो 5 चलेगी। जब 5 चलेगी तो num1 नाम का वेरिएबल क्या होगा? डिक्लेयर होगा। पूरा देखते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, चलो नहीं, यही चाहिए num1। ठीक है, ये मान लो पूरी रैम है, और चलो इसी रैम में मान के चलो 2 हिस्से हैं। ठीक है, तो अब देखो, इंट num1 चला तो num1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उसमें पता चल गया कि इसका नाम क्या है, num1 है, और इसका टाइप क्या है? इंट है। फिर चलती है लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6 चलेगी तो रैम में जाएगा 4 बाइट की क्या लेगा? जगह लेगा। 4 बाइट की जगह मतलब मान के चलो इतना। ठीक है, मान लो इतनी जगह उसने क्या किया? 4 बाइट ले लिया। इस 4 बाइट के अंदर क्या रखा? 300। और इस 4 बाइट का एड्रेस जिसके अंदर 300 है, वो एड्रेस दे दिया किसको? नंबर। इतना हुआ। कब? सिर्फ 2 लाइन चली तब। ठीक, फिर अगली लाइन चलती है लाइन नंबर 7। num1 बराबर क्या? 500। इस 300 का कुछ नहीं बिगड़ता। पहले क्या बनता है? रैम में यहीं आती है एक नई वैल्यू, वो भी 4 बाइट लेगा, और 4 बाइट के अंदर रखेगा क्या? 500।
लिख देते हैं, ये भी क्या लेगा, 4 बाइट ही लेगा। और अब इसका एड्रेस आएगा किसके पास, num1 के पास। अब num1 का रूल है, नया मिलता है तो पुराना क्या करता है, छोड़ता है। क्लियर। अब इसके बाद इतना चला, फिर लाइन नंबर 8 चलती है, पढ़ता है क्या, इंट बी। तब वो क्या करता है, एक वेरिएबल नया बनाता है, किस नाम का, बी। देखो अब अच्छा देखो, ये 300 का एड्रेस किसके पास है ना, किसी के पास नहीं है। जब लाइन नंबर 6 चल जाएगी, लाइन नंबर 7 चल जाएगी, 7 जब के चलने के बाद जब इस पे आएगा, 8वीं पे आएगा, उस समय 300 का एड्रेस किसी के पास नहीं होगा। और गार्बेज कलेक्टर इसीलिए यहीं पीछे से आएगा और इस 300 को जो 4 बाइट लिया है साफ कर देगा, मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्री कर देगा। ठीक। और 500 तो है ही, 500 का फिर क्या है, इंट बी। जब ये हुआ तो क्या हुआ, बी नाम का एक क्या बना, वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, ये भी इंट है। ठीक है। इसके बाद लिखा गया b बराबर 2000। तो जानते हो क्या करेगा, रैम में जाएगा, फिर 4 बाइट अलग से जगह लेगा, उस 4 बाइट में रखेगा क्या, 2000, और उसका एड्रेस दे देगा किसको, b। सर जैसे टाइप करते स्टोर होता है रैम में ना भाई, चलते समय टाइप करने से स्टोर करने लगेगा तो मेरा सिस्टम चलेगा कैसे। हमने तो बहुत टाइप किया है अपने कंप्यूटर पे, है ना। अब जैसे ये है भाई, अरे पिक्चर कब जगह लेगी तुम्हारे रैम पे, जब पिक्चर चलाओगे तब तो। अब स्टोर करने के 1000 पिक्चर रखो, उससे तुम्हारा सिस्टम हैंग थोड़ी ना होगा। लेकिन अब 10 पिक्चर साथ में चला दोगे तब सिस्टम क्या होने लगेगा, जब चीज चलती है तब मेमोरी लेती है, लिखने से मेमोरी। जैसे अभी ये मेमोरी नहीं ले रहा है, ये हम बता रहे हैं, जब चलने लगेगा तब क्या क्या करेगा। सर केवल कंप्यूटर की बात करें तो ये हम लोग कहीं लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। हार्ड डिस्क, ये सेव करेंगे तब होगा ना, हाँ सेव नहीं करें उससे पहले क्या होगा। ये देखो थोड़ा ऑटो सेव भी है, बाकी इसके बाद फिर टेम्प होता है तुम्हारे इसी सिस्टम में। हाँ, कहीं न कहीं टेम्प्रोरी, जैसे ये नहीं होता है, कुछ टेम्प जगहों पे आता रहेगा टेम्प्रोरली, सेव करोगे तो सेव होगा, नहीं तो टेम्प्रोरली वहीं से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वो जावा की फंक्शनैलिटी है, इक्लिप्स की फंक्शनैलिटी नहीं है। तो गार्बेज कलेक्टर का जो कंसेप्ट है, चाहे नोटपैड पे चलाओ चाहे इक्लिप्स पे चलाओ, हर जगह काम करेगा। आपका प्रोग्राम जब चलने लगेगा तो गार्बेज कलेक्टर का काम ही यही है कि कचरा कहाँ है, कचरा क्या है, जो है लेकिन किसी काम का नहीं है। जो इस भाई कचरा किसे कहते हो, जो जगह ले रहा हो लेकिन किसी काम का, या हम इसे इस्तेमाल न कर पाए, उसी को तो कचरा बोलते हैं। तो जैसे ये 300 है, लाइन नंबर 6 तक, अब जैसे ग्लास लाते हैं प्लास्टिक वाली, जब तक ले आए तब तक कचरा नहीं है भाई वो, हैं, लेकिन यूज कर लिए तब क्या हो गया है, कचरा हो गया। अब उसे क्या करना है, कूड़े में फेंकना है। वैसे सेम है, लाइन नंबर 6 तक 300 सही चीज़ है, तो कह रहा भाई 300 तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन लाइन नंबर 7 के बोलेगा भाई 300 तुम एकदम बेकार आदमी हो, तुम अब हटो यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा एड्रेस किसी के पास नहीं है, कोई तुमको यूज आगे नहीं कर। लाइन नंबर 7 चलने के बाद जब आगे कोड चलेगा तो कोई भी 300 को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जिस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे वही तो कचरा है। और उस गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, वो हमेशा हर जगह काम करेगा, चाहे नोटपैड हो चाहे इक्लिप्स हो। ठीक है, वो जावा की फंक्शनैलिटी है, इक्लिप्स की फंक्शनैलिटी नहीं है। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे हम लोग, यहाँ भाई बी का एड्रेस किसके पास, 2000 का एड्रेस किसके पास है, इनके पास। इतना हुआ। फिर देखना ध्यान से क्या होगा, फिर लाइन नंबर 10 तो कमेंट ही है, फिर क्या चलेगी, लाइन नंबर 11 पे सोचो क्या होगा। अब क्या पढ़ रहा है, 56, तो 56 भी रैम में जगह लेगा भाई। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ हवा में नहीं रहेगी, हर चीज़ को जगह चाहिए होगी। और वो कितना लेगा, वही कितना लेगा, 4 बाइट लेगा, और 4 बाइट में क्या रखेगा, 56। इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। और इस 56 को अब देखो ध्यान से, 56 प्लस क्या करेगा,
बी। 56 तो 56 है, 56 मिल गया, प्लस बी, बी के पास क्या है 2000, 2000 और 56 जुड़ेंगे तो एक नया बनेगा 2056। कई लोगों के दिमाग में ये चलता है कि 2000 वहाँ है 56 वहाँ है, मन में जोड़ के 2056 कर लेता है ना भाई। ये 2056 कहाँ बनेगा, रैम में अलग से, और उसका एड्रेस अब जाएगा किसके पास, बी के पास। जब इसका जाएगा तो 2000 का एड्रेस क्या करेगा, छोड़ देगा। और जैसे ही ये लाइन नंबर तुम्हारी 11 चलेगी, 11 चल के जैसे ही 12 पे पहुंचेगा और गार्बेज कलेक्टर देखेगा, उसे 2000 भी कचरा दिखाई देगा और ये 56 भी क्या दिखाई देगा, कचरा दिखाई देगा, क्योंकि इन दोनों का एड्रेस किसी के पास नहीं है। इन दोनों को क्या करेगा, वो सिंपली डिलीट करेगा, मेमोरी क्या कर देगा, 4 बाइट की मेमोरी फ्री कर देगा। 2056 ऐसे चल रहा है। अगली लाइन चलेगी, फिर लिख दिया तुमने b बराबर क्या 233, तो रैम में फिर बनेगा क्या, एक बॉक्स, हाँ 4 बाइट मेमोरी लेगा और यहाँ क्या रखेगा 233 और उसका एड्रेस देगा किसको, बी को। वही बी जो एक लाइन पहले क्या लेके उड़ रहा था, 2056 का एड्रेस, उसको छोड़ेगा और 233 का ले लेगा। इसीलिए जैसे ही तुम लाइन नंबर 13 के बाद पूछोगे बी तुम्हारे पास क्या है, तो वो 2056 और 52 कहानी नहीं बताएगा, वो कहेगा मेरे पास क्या है 233। ठीक है, इसी तरह से ये काम करेगा। कोई कंफ्यूजन? हाँ हाँ, इसमें 56 4 ही क्यों लेगा, मान लीजिए हम b इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 कर देता, तब 4 नहीं लेगा, तो 1.5 है, तो कुछ नहीं लिख रहे हो तो डबल मानेगा और तब 8 बाइट लेगा अपने आप, समझ जाएगा। देखो एक चीज़ तुमको बता दें पहले, नहीं एक चीज़, हाँ ये चलो आज ये भी एक डाउट होता है, ये क्लियर कर लो आज सब लोग, कि अगर तुमने यहाँ b + 4000 लिया, भाई b को तो बताया ना तुमने इंट है, 4000 के बारे में तो कुछ नहीं बोला। 4000 को इंट भी होल्ड कर सकता है, लॉन्ग भी होल्ड कर सकता है, और वो क्या होता है शॉर्ट भी होल्ड कर सकता है, बाइट नहीं कर सकता, लेकिन 3 लोग होल्ड कर सकते हैं ना। तो कैसे डिसाइड करेगा कि ये इसे क्या माने, बात नंबर 1, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि आखिर ये मेमोरी कितनी लेगा, ये चाहे तो भाई अगर ये शॉर्ट बन जाए तो 2 ही बाइट में एडजस्ट हो जाए, अगर ये वो बन जाए लॉन्ग बन जाए तो 8 लेगा, इंट बन जाए तो 4 लेगा। और खासकर ये देखो इस 56 को देखो भाई, 56 को तो बाइट भी संभाल सकता है, इंट भी संभाल सकता है, शॉर्ट भी संभाल सकता है, लॉन्ग भी संभाल सकता है, तो आखिर ये जो 56 है क्या बन के आएगा। तो याद रखना, जब किसी वेरिएबल को डेटा टाइप बताते हो, जैसे इंट बी लिख दिया ना, तो बी क्या हो गया, इंट हो गया। अब यहाँ 2000 जो भी है ये कितना मेमोरी लेगा, 4 बाइट लेगा। अगर हम ये लिख दें शॉर्ट बी, अगर हम लिख दें शॉर्ट बी, और यहाँ पे ये देखो, इसको एक काम करते, चलो अभी इसको जैसे अगर मैं मान लो लिख दें क्या, इस लाइन को कमेंट ही करते हैं, यहाँ लिख दें शॉर्ट बी। देखो यही अगर हम लिख दें, यही 2000 है, अभी रैम में जाएगा तो 4 बाइट लेगा जब चलेगा तो, और यही लिख दें हम क्या शॉर्ट, तो कितना लेगा 2 बाइट। लेकिन जब तुम किसी वेरिएबल का के पहले जैसे ये है नहीं बताते हो और सीधे नंबर लिख देते हो, जैसे बी का तो बता दिया ना तुमने शॉर्ट है, लेकिन ये सॉरी इंट है, लेकिन 56 का तो तुमने नहीं बताया ना। तो याद रखना, जब नंबर तुम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हो, किसी नंबर को क्या करते हो बिना वेरिएबल में रखे डायरेक्टली इस्तेमाल करते हो, तो नंबर छोटा हो चाहे बड़ा, बाय डिफ़ॉल्ट वो इंट ट्रीट होता है। ये 56 भी 4 बाइट मेमोरी लेगा। 56 कितनी मेमोरी लेगा, 4 बाइट, क्योंकि देखो बी भी कितना लेगा 4 बाइट, क्योंकि बी का तो बोला है तुमने।
अगर हम लिख दें, अब यही 2000 कितना लेगा, 8 बाइट लेगा, लेकिन 56 पहले भी 4 बाइट ले रहा था, अब भी। अच्छा दशमलव लगा दें तो लॉन्ग तो लिखोगे नहीं, तब क्या लिखोगे, या तो डबल या तो फ्लोट। मान लो डबल लिख दिया बी को और 2000.56 लिख दिया। अब ये क्या है, ये 8 बाइट लेगा, लेकिन याद रखना बी से जुड़ रहा है 56 ना, 56 का तो कुछ नहीं लिखा तुमने ना कि बी इंट है कि क्या है, बस 56 सीधे लिख दिया। तो याद रखना जिसको सीधे लिख दोगे वो हमेशा इंट की तरह ही ट्रीट होगा। जब भी कहीं जोड़ घटाने बूढ़े भाग में कोई नंबर डायरेक्टली इस्तेमाल करोगे बिना वेरिएबल में डाले, तो तुम बोलोगे ये क्या है, तो याद रखना उसे क्या बोलेंगे, इंट। बाय डिफॉल्ट जिसका टाइप तुम नहीं बताते, सीधे कैलकुलेशन या गुणा भाग या कहीं भी तुम उसे क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, जावा उसको क्या मानता है, इंट मानता है। और इंट मानता है इसीलिए 4 बाइट क्या लेता है, मेमोरी लेता है। ये एरर किस बात की है, देखो यहाँ कोई एरर नहीं है, क्यों ना भाई, दशमलव में नंबर पूरा नहीं जुड़ता। एरर यहाँ आ रहा है लाइन नंबर 14 में, क्योंकि जब बी जो है, बी जो किस टाइप का है, डबल है। जब दशमलव में नंबर जोड़ोगे तो उत्तर नंबर नहीं होगा, दशमलव होगा ना, इस बात की एरर होगा। यही डबल लिख दो, एरर क्या हो जाएगी, तुरंत गायब हो जाएगी। कहेगा भाई सही है, भाई बी क्या है, डबल है ना, डबल में जब नंबर जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, डबल ही आएगा। भाई दशमलव में कोई भी नंबर जोड़ोगे उत्तर क्या आएगा, दशमलव ही आएगा ना, इसीलिए भाई डबल ही। अगर 11 वाले लाइन में जो 56 है, 56.5 कर देते हैं तो उसको डबल डबल मानेगा 56। हाँ अगर हाँ है। अच्छा चलो देखो, ये भी आज सारे बढ़िया बढ़िया सवाल सब लोग पूछ रहे हो, लेकिन ध्यान से इसकी रिकॉर्डिंग करना, इस पर नोट्स बनाना। अब इसमें ये भी एक चीज़ देखो, अब आज से समझो, ये जरा देखो, अगर हम लिखें इंट ए बराबर 100, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए बराबर लिखें 100.5, अब दिक्कत है। कह रहा भाई पूरे नंबर की बात कर रहे हो तो दशमलव क्यों डाल रहे हो, हम नहीं झेल सकते दशमलव। लेकिन यहां देखो डबल डी, वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर किया, बराबर लिखा 245.56, कोई दिक्कत। लेकिन ये भी देखो 245 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 245 में भी याद रखना जो डबल है वो इंट वाले नंबर को भी होल्ड कर सकता है, क्योंकि डबल वाले नंबर में 2 क्वालिटी होती है, वो पूरा नंबर भी मैनेज कर सकता है और दशमलव वाला भी। और तुम जब उसमें क्या डाल रहे हो, एक डबल के अंदर जब तुम क्या डालते हो, जब एक डबल के अंदर तुम नंबर डालते हो तो कहता है क्या दिक्कत है, हम तो नंबर और दशमलव दोनों मैनेज कर सकते हैं, तुम तो बस क्या दे रहे हो, नंबर दे रहे हो। इसलिए ये मना नहीं करता, लेकिन हाँ ये जरूर मना करता है भाई, इसके अंदर भाई ये कहता है हम सिर्फ नंबर लेते हैं, लेकिन अब दशमलव दोगे तो उसको दिक्कत है ना। लेकिन जो दशमलव ले रहा होगा वो नंबर और दशमलव दोनों मैनेज कर सकता है, ये बात सबसे बड़ी समझो। बिल्कुल नहीं, तुम अब देखो अगर तुम्हारे कैलकुलेशन में वो नहीं है, दशमलव के एक वो कैलकुलेशन नहीं है, तो मतलब तब भाई डबल यूज करोगे तो बेवजह 8 बाइट खर्चा करोगे ना। भाई देखो चाहे लगाओ चाहे ना, जैसे अब ये देखो, अच्छा इनका कहने का मतलब है ए बराबर ऐसे, तो भैया दशमलव ही मानेगा, और ये इंट है तो सही है, डबल है तो सही है, लेकिन इंट कहोगे तो एरर देगा। सर फ्लोट भी डबल के कैसा काम करता है, फ्लोट डबल के जैसा क्या काम करता है, उसमें तो एफ लगाना पड़ता है, उसमें तो कोई वैल्यू लिखोगे तो उसके बाद क्या लगाओगे, एफ लगाओगे, तब तो मानता है वो उसे। बिल्कुल, जैसे ये देखो देख रहे हो 233F लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, 233 फ्लोट है, मतलब दशमलव ही है ये।
नहीं लिखे हो दशमलव ना, याद रखना जो दशमलव वाले होते हैं वो नंबर मैनेज कर लेगा, लेकिन जो हाँ ना राउंड ऑफ नहीं करते, बिल्कुल नहीं राउंड ऑफ करते। कहाँ देखो दशमलव, देखो मेरे फिर ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है ये जो डबल है इसके अंदर दो क्वालिटी नहीं है कि ये देखो इंट भी रखा हुआ है, पूरा नंबर भी रखा है और दशमलव वाला पार्ट भी रखा है, इसके अंदर दो क्वालिटी है ना। लेकिन जब तुम इससे कहते हो कि तुम अपने अंदर रखो क्या दो ये, तो कहता मेरे पास दो क्वालिटी है, तुम तो एक ही क्वालिटी यूज करने की बात कर रहे हो, तो ये तो हम कर ही लेंगे। कहने का मतलब है सर कि डबल अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें सर दशमलव भी और जो बिना दशमलव वाला वो भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, कंपल्सरी नहीं है दशमलव वाला ही रखें। हाँ कंपल्सरी नहीं है, तुम चाहो तो लिख लो, लेकिन अगर तुम्हें दशमलव का यूज नहीं है फिर लिख रहे हो तो बेवकूफ़ हो ना, अपनी रैम खर्च करवा रहे हो ना इससे, भाई अपनी रैम खर्च करवा रहे हो ना, सर 8 बाइट लेगा भाई, फिर 8 बाइट लेना लगे। इसीलिए दशमलव की जरूरत हो तो दशमलव, तब डबल लिखना, ना जरूरत हो तो क्या लिखना इंट लिख। लेकिन याद रखना इंट चाह के भी दशमलव अंदर नहीं रख सकता, लेकिन डबल दशमलव भी रख लेगा और बिना दशमलव का भी काम करेगा। बिल्कुल लेता है, क्या कर रहे हो भाई? हाँ इंट ले, हाँ बिल्कुल कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन अब एक चीज ये आएगी, देखो सिर्फ बातें यही नहीं खत्म हो जाती कि डबल बना दिया, अब ये डबल बन गया है तो जिससे जुड़ेगा उसका भी उत्तर क्या आएगा? डबल ही आएगा। ये भी ध्यान है, अब जहां जहां वो जाएगा किसी से जुड़ेगा घटेगा, लास्ट उत्तर क्या पैदा करेगा? डबल ही, तो तुम्हें बार बार डबल ही लिखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे देखो अगर हमने इसको फ्लोट बना दिया, चलो बना दिया तो उनको 210 इंट में रखते, लेकिन अब कहीं भी इस FL को जोड़ोगे किसी के साथ जुड़ेगा तो उत्तर क्या आएगा? इंट नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्लोट ही आएगा। ठीक है, लाइन नंबर 16 में आने के लिए भले आंसर आ जा रहा है सर, लेकिन क्या ये तरीका सही है सर? क्या तरीका? जैसे आइडेंटिफायर जो होता है, हाँ। हम वेरिएबल के रूप में स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं, हाँ इंट स्ट्रिंग बराबर 500 मान लें, हाँ इस तरीका से, लेकिन इंट डबल बराबर अगर मान लेंगे 500 तो ये गलत है। नहीं, इंट बी बराबर बी प्लस 56.5 मान रहे हैं, आंसर भले ही आ रहा है, नहीं तो इसलिए आ रहा है क्योंकि बी डबल है। जैसे हम जो वेरिएबल मान रहे हैं और जो वैल्यू दे रहे हैं, हाँ दोनों का नाम सेम है, बी बराबर बी प्लस 56.5। हाँ तो क्या ये तरीका सही? आंसर भले ही आ रहा है, एकदम तरीका भी एकदम सही है। तरीका बस आपको ये याद रखना है, आंसर क्यों आ रहा है। देखो आंसर क्यों आ रहा है, ये गणित के एक छोटे से रूल को फॉलो कर रहा है कि जितना गुणा भाग, जितनी कहानी होगी हम कहाँ करेंगे? राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो, लेफ्ट साइड वाले का काम हथियार लेके उतरना नहीं है, वो कह रहा भाई लड़ लो, जो आएगा वो लेने के लिए हम बैठे। बात समझो, तुम जैसे ये मत सोचना कभी कि यार b बराबर क्या है? 200 है, b 200 है, लेकिन ये वाला 200 लेके नहीं आएगा। कौन आएगा? यूज तो ये होगा 200 प्लस 56.5, उत्तर क्या आएगा? 256.5। वो 256.5 जाएगा किसके पास? b के पास। तो b क्या करेगा? 200 छोड़ के 256.5 क्या करेगा? ले लेगा। ये लेफ्ट साइड वाला वैल्यू लेने के लिए बैठा है और ये राइट साइड वाला वैल्यू देने के लिए है। ये दे रहा है ना कि भाई लो मेरी तरफ से कितना? 200, तुम्हारे पास कितना है? 56.5, चलो दोनों मिल जाएंगे, क्या बन जाएंगे? 256.5, और जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा किसके पास? बी के पास। ठीक है, डबल हाँ 2.5 हाँ कर दो। तो अब ये 2.5 का ये डबल ही होगा, एकदम होता है, दशमलव लग गया तो बिना दशमलव 2. हाँ बिल्कुल, और इसका जो सम आएगा वो तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट नहीं आएगा, वो भी डबल ही आएगा, वो भी डबल ही आएगा, इंट नहीं आएगा। एक बार करके देख लेते हैं, ये लो
हैं? अरे यार, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये तो चलने के बाद पता चलेगा ना, ये तो चलने के बाद पता चलेगा ना। तो अब भाई जावा को आपको अभी जवाब देना है, तो वो जावा इस बात पे कह रहा है कि दशमलव जोड़ रहे हो तो अब आएगा। अब चलने पे अगर मान लो चलते समय तुम कुछ बदल दो या कुछ भी कर दो, दशमलव में कुछ और आएगा तो कैसे मैनेज करेगा? इसीलिए हाँ, इसीलिए भाई वो ये सब नहीं है, कंपाइल टाइम पे वो इतना फोकस करेगा। वो इसीलिए कह रहा है ना, तुम कह रहे हो 2.5 5 आएगा, जावा का काम फिर कर रहा है, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना, और जावा का काम दिमाग लगाना नहीं। जावा कहता है रूल सही से लिखो तभी हम चला पाएंगे, नहीं तो तुम कहोगे ठीक है 2.5 है, अब कल को 2.5 चेक कर लिए। और प्रोग्राम में जोड़ना अभी नहीं जोड़ रहा है, जोड़ेगा कब? जब चलेगा, जब लाइन नंबर 10 पे पहुंचेगा तब, उसके पहले नहीं जोड़ सकता। और जब तक बंद है तब भी नहीं जोड़ रहा है। तो भैया अगर दशमलव जोड़ रहे हो तो उत्तर भले तुमको लग रहा हो कि उत्तर किस में आएगा, इंट में आएगा, लेकिन ना अब भाई बात किसकी होगी? डबल। इसलिए याद रख लो, जैसे इंट स्ट्रिंग का बनाए थे ना भाई, तो देख लो अगर हम डबल प्लस डबल करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? डबल ही आएगा। हम डबल प्लस इंट करें या माइनस इंट करें या इनटू इंट करें, है ना, या तो डिवाइड क्या करें, इंट करें, कुछ भी कर लें, उत्तर क्या आएगा? सिर्फ डबल ही आएगा। वो तो वेरिएबल दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट भी होगा तो भी वही आएगा। तब भी वही आएगा, तब भी वो जो भी उत्तर आएगा वो यही आएगा। भाई देखो देखो, वैल्यू तो वही है, रखना उसे रैम में है, लेकिन वो वही यही एक चीज़ तो देखो, यही इंट num1 यही तो 300 है। इंट num1 बराबर 300 लिख दोगे तो 4 बाइट 300 खा रहा है। अगर यही लिख दिए क्या तुम शॉर्ट, तो कितना खाएगा? 2 बाइट खाएगा। लेकिन अब एक बात आएगी, इस शॉर्ट को कहीं जोड़ो, हम लिखें अगर शॉर्ट, देखना ये भी s इक्वल्स टू num1 प्लस 300, एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि नंबर का जो साइज है वो बड़ा है। नहीं, शॉर्ट तो बहुत है, शॉर्ट की लिमिट 2 बाइट होती है, मतलब 16 बिट, मतलब 2 के पावर 15, 32,567 आएगा, इतनी लिमिट है इसकी। एरर दे रहा है, जानते हो तो फिर देखो, बड़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं। अब यहाँ ये बात इसकी आती है कि जब 300 को तुमने कुछ नहीं बोला तो कह रहा है हम भी मान रहे हैं 300 को क्या? इंट। और इंट और शॉर्ट जुड़ते हैं तो शॉर्ट नहीं होता, इंट मैनेज कर सकता है इस चीज़ को। और सही बोल रहा है, तो कह रहा है कि इंट और शॉर्ट को जोड़ो उत्तर इंट आए, तो वो ये सोच रहा है कि भैया तुम इंट और किसको जोड़ रहे हो? शॉर्ट को। शॉर्ट को मान लो 32,000 से कम नंबर होगा, लेकिन इंट जो जुड़ेगा तो इंट तो कुछ भी हो सकता है। तुम कह रहे हो कि हम 300 डालें, फिर वो कह रहा है इसका काम ये दिमाग लगाना नहीं है। वो कह रहा भाई जो है, तो अगर तुमको इतना ही वो है तो तुम 300 लिख रहे हो। अगर तुम्हें कह रहा है कि शॉर्ट, तुम कह रहे हो नहीं यार हमें इतना काम शॉर्ट में ही हो सकता था, तो वो कह रहा भाई इतना ही चाहिए, एक शॉर्ट लो, जैसे हम लिखें SH बराबर क्या लिखें 300, और अब लिखो SH। अब कहेगा जी सब बढ़िया। कन्वर्ट फ्रॉम इनटू शॉर्ट। छोटे का बड़े में यूज होगा, लेकिन बड़े का छोटे में नहीं, num1 बराबर क्या है? 300 है। अच्छा, num1 300 है, फिर चलो क्या है 500 है, और कन्वर्ट फ्रॉम इनटू शॉर्ट। अच्छा, ये देख रहे हो, इंट करने पे देखो ले रहा है यार, जबकि ये देखो भाई, अगर शॉर्ट, यार ये चीज़ तो हमें भी थोड़ी आश्चर्य लग रही है यार, लेकिन देख लो भाई ये भी है, 2 शॉर्ट जोड़ रहे हो तब भी ये आंसर क्या कह रहा है?
इंट में ही रखते हैं। वो एसएच की है ना। हाँ तो एस एच भी तो शॉर्ट ही है। नहीं वो एस करिए सर। अच्छा एस, ओके सॉरी, यहाँ अच्छा यहाँ कौन सी एरर है, किस चीज की एरर है? इसको पहले वेरिएबल, वो इस बात की एरर है कि कह रहा है एस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, तो वह एस में है क्या जो हम num1 के साथ जोड़े, सॉरी हाँ। ये कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू शॉर्ट। अच्छा एक मिनट, शॉर्ट और शॉर्ट को जोड़ोगे तब भी तो भाई ये क्या दे रहा है, इंटू ही दे रहा है। तो भाई ये देख लो कि शॉर्ट और शॉर्ट भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, इंट ही आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और जोड़ते हैं, बाइट में 127 से कम ना, और बाइट में इसको भी रख लेते हैं क्या, पहले इसको भी रखते हैं शॉर्ट ही, इसको रखते हैं, देख रहे हो एरर दे रहा है, इसको रखते हैं बाइट, इसको रखते हैं नहीं, ये भी क्या करेगा, इंट ही रखना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग तो रख ही लेगा, लॉन्ग क्या है, बड़ा है, उसको दिक्कत नहीं है, लॉन्ग तो रख ही लेगा। लेकिन ये चीज़ भाई एकदम दिमाग में रख लो किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, रैम में जा रही हैं, एड्रेस आ रहा है और आगे यूज़र है, और बराबर के इधर वाला जो है वैल्यू उसके ऊपर आएगी, और राइट में जो है वो गुणा भाग जोड़ घटाना जो होगा उसमें हिस्सा लेगा। क्लियर है ये? और ये भी पता है डबल के अंदर आप दशमलव भी रख सकते हो और नॉर्मल भी रख सकते हो, बिना दशमलव वाला भी रख सकते हो। ठीक है, और ये वाला कोड ध्यान देना, क्योंकि ये वाला कोड तुम्हें लग रहा होगा ना कि इसका ज़्यादा यूज नहीं है। जैसे हमने b बराबर मतलब वही नंबर बराबर वही वेरिएबल बराबर वही वेरिएबल प्लस एक नंबर, तो याद रख लो इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जैसे अगर कहीं लिखा हो, चलो ये भी लिखते हैं, क्या लिखा, i बराबर 1। अब लिखें i बराबर i प्लस 1, फिर लिखें i बराबर i प्लस 5, और फिर लिखें i बराबर i प्लस 67। अब बताओ उत्तर क्या है? देखते हैं, i इंट i बराबर 1 क्या हुआ, i के पास किसका एड्रेस आया, 1 का। लाइन नंबर 6 चलेगी तो i प्लस 1, i के पास किसका एड्रेस है, 1 का। 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। i के पास किसका एड्रेस आ गया, 2 का। भाई लेफ्ट में i है ना, फिर 2 और प्लस 5 कितना बन गया, 7, और 7 का एड्रेस किसके पास है, i के पास, उसी i के पास जिसके पास किसका एड्रेस था, 2 का। तो 5 और 2 क्या हो गया, 7, तो i बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। तो अब i के पास किसका एड्रेस है, 7 का, तो 7 प्लस 67 कितना हो जाएगा, 74, और 74 का एड्रेस किसके पास आएगा, i के पास। अब इससे पूछोगे तो क्या बोलेगा, 74 बोलेगा। इस तरह के कैलकुलेशन कई बार दिखेंगे, वही चीज़ें बार बार में जोड़ रहे होंगे, उसी में बार बार असाइन कर रहे होंगे। यहाँ देखो i का ही यूज भी कर रहे हो और i में ही वैल्यू को क्या कर रहे हो तुम, असाइन भी कर रहे हो।
और ये चीज शॉर्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। किसके साथ? शॉर्ट शॉर्ट नहीं, शॉर्ट के साथ करोगे तो बस वहाँ तो दिक्कत ये है क्या, नहीं शॉर्ट के साथ वहाँ उसमें तो भाई इंट वाली दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या रखना है, इंट को रखना। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। तो ये क्या हो गया भाई, देख लो इस तरह से चीजें काम करती है, थोड़ा कुछ दिमाग दौड़ाओ। सर इसको डिक्लेयर शॉर्ट में भी करेंगे तो हो जाएगा। किसको? इसको होने को तो होगा, लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी ना, शॉर्ट को इंट में जोड़ोगे तो उत्तर किस में आएगा, इंट में ही आएगा, और आई को तुम ही बोल दे रहे हो क्या शॉर्ट है, इसलिए। क्लियर है? और शॉर्ट वर्ड के चक्कर मत पड़ो, बस तुम अभी फोकस करो सिर्फ किस पे, इंट पे और डबल पे, इंट पे और किस पे, डबल पे। और ये चीज़ देखो उसी नंबर में जोड़ो, फिर थोड़ा सा करो, और ये चीज़, ये कंसेप्ट जरा दिमाग में रखो, एक गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट और एक वेरिएबल की, एक वैल्यू का रैम में जाना और वेरिएबल के पास उसका एड्रेस आना, और जब नया एड्रेस मिलना तो पुराना छोड़ देना, नया ले लेना। ठीक है? जेडीके के साथ नहीं, जेआरई के साथ रहता है। हाँ, जब जेडीके है तो जेआरई भी है, जेआरई है तो उसी के अंदर गार्बेज कलेक्ट। हाँ भाई, जेआरई का काम जेवीएम बनाना है, और उसी का काम पीछे से तुम्हारे प्रोग्राम को चलाना और पीछे से एक अपना प्रोग्राम छोड़ देना। जो गार्बेज कलेक्टर है वो भी एक प्रोग्राम ही है, जिसे तुम नहीं लिखे हो, जिसे किसने लिखा है, जावा वालों ने। उसका काम यही है कि तुम्हारे प्रोग्राम की वजह से ऐसे कौन है जो रैम में आ रहे हैं लेकिन उनका यूज अब बचा नहीं है, उन्हें हटाओ। पहली बात तो गार्बेज कलेक्टर तुम्हारे कंट्रोल में रहता ही नहीं है, वो जेआरई के अंडर में रहता है। तो तुम ये भी याद रख लेना, गार्बेज कलेक्टर अपने मन से जब मन करता है तब आता है, जब मन करता है तब जाता है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग आगे एक कोड बताएंगे, एक चीज होती है जीसी। जीसी फुल फॉर्म ही है किसका, गार्बेज कलेक्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीसी। तो जीसी करके एक है मेथड, उसके थ्रू बुलाते तो उसे हैं, लेकिन गारंटी नहीं कि वो आएगा। वो आएगा अपने हिसाब से ही और जाएगा भी अपने हिसाब से, उसका आपके ऊपर, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप प्रोग्राम चलाओ, वो खुद ही पीछे पीछे जब मन करेगा आएगा, जिसको हटाना होगा हटाएगा। लेकिन हाँ, कभी भी उसको नहीं छेड़ेगा। जैसे ये देखो ए है ना, ये 100 है ना, 100 का एड्रेस ए के पास है ना, इस ए में फिर 600.00 डाल दिए, मान लो कुछ न डाल रहे हो 100 का, और आगे कोड चल रहा है, और इस 100 का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, गार्बेज कलेक्टर इस 100 को कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि 100 का एड्रेस ए के पास है। उसी को जाके हटाएगा, डिलीट करेगा, जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं होगा, जिसका होगा छुएगा नहीं, भले तुम लाख में यूज कर रहे हो। मान लो इसी प्रोग्राम में हम एक लाइन में ऐसे लिख दें, इंट x बराबर 10। अब नीचे कोड चलता जा रहा है, सबको हटा रहा है जिसको जरूरत पड़ रही है, 10 का कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 10 का एड्रेस x के पास है। अगर उसी 10 को रीअसाइन कर देंगे तो हटा। हाँ, और वो भी कब हटाएगा, जब जैसे यहाँ लिख दो x बराबर 50, जब लाइन नंबर 12 चलेगी उसके बाद। ये नहीं सोच के अरे क्या 10 मांग रहे हो, तुमको तो मिल रहा है 50 रुपया, आगे चलो, तो ऐसा नहीं है। वो भैया वो 10 आया 10 लिया, जब लाइन नंबर 12 चलेगी तो 50 आएगा, तब 10 छोड़ेगा, 50 ले लेगा। और 10 का एड्रेस अब किसी के पास नहीं रहेगा। अब ऐसे लाइन नंबर 13-14 पे कोड चलने के लिए आगे बढ़ेगा, गार्बेज कलेक्टर तो पीछे से आएगा और उनको क्या करेगा, हटा देगा, क्लीन कर देगा। हाँ एक चीज़ और है भाई, सब जो बाइट बाइट हो रहा है ना, इसका जो रेंज है 127 से नीचे आता है। हाँ भाई, लेकिन वो जोड़ने पर 114 आ रहा है, लेकिन टेम्पररी बाइट में नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा भाई, ये तो हम भी देख रहे हैं, हम भी तो गए, हम भी देख रहे हैं पहली बार। हर चीज़ हम भी नहीं ट्राई किए हैं ज़िंदगी में। लाइन नंबर 7 में अगर आई बराबर 5 कर दो, फिर इसको छोड़ देगा। आई कहाँ पे बोलो, आई बराबर 5 3 लाइन नंबर 7 पे देखो। हाँ, आई बराबर 1 है, 1 गया रैम में, एड्रेस आया किसके पास, आई के पास। जब ये लाइन चली लाइन नंबर 7, तो ये आई जो दाहिने साइड में है, ये गया अपना एड्रेस लेने। एड्रेस क्या मिला उसको, 1 का, तो 1 ले आया।
और एक जुड़े क्या बन गया 2। अब 2 का एड्रेस आएगा किसके पास, आई के पास। 1 का एड्रेस किसी के पास नहीं है, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, हटा देगा। अब आगे बढ़ेगा, अब यहाँ i +5 फिर i एड्रेस लेने जाएगा। अब 1 का एड्रेस नहीं पाएगा, किसका पाएगा 2 का, और 2 और 5 जुड़ेंगे तो क्या आएगा 7, और 7 का एड्रेस दे देगा किसको, फिर से लेफ्ट में भी तो i ही बैठा है, i को, तो अब वो 2 का छोड़ के किसका ले लेगा 7 का। आगे कोड चलेगा तो 7 का लेके आएगा, 7 + 67 क्या होगा 74, और 74 का एड्रेस किसको दे देगा i को, और 7 का छोड़ देगा। इसीलिए तो लाइन नंबर 10 से पूछोगे तो क्या बोलेगा 74 बोलेगा। ठीक है, तो भाई इतना ही रखते हैं। गार्बेज कलेक्टर कंपाइल के बाद चलता है या रन करने के टाइम पे पीछे पीछे चलता है, कितनी बार रन करेंगे उतनी बार चलेगा भाई। तुम्हारा प्रोग्राम अगर 10 घंटे चलता रहा कोड, तो पीछे पीछे 10 घंटे चलेगा। अगर तुम्हारा कोड 1 सेकंड में बंद हो गया तो वो भी 1 सेकंड में बंद हो जाएगा। वो चलेगा तुम्हारे प्रोग्राम के पीछे पीछे, उसका कंपाइलेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका मतलब सिर्फ रन से। लेकिन आपने कहा कि वो अपनी मर्जी से आता है, जब हम रन कराएंगे हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से आता है, लेकिन उसमें ही आएगा ना, रन करने के टाइम पे ही आएगा। अब बरसात भी अपनी मर्जी से ही आएगी, लेकिन आएगी तो बरसात भी, ये थोड़ी ना कि मतलब मेरी मर्जी से आ जाएगी, लेकिन उसका भी तो एक है ना, आएगा कब, आएगा कब जब वो चलेगा तब, उसके पहले नहीं आएगा। भाई कंपाइलेशन में उसकी जरूरत ही नहीं, तो आए क्यों। और ऐसा भी नहीं कि अपने मन से आ रहा है, कोई मनमानी छोड़ दिया है किसी को। भाई जावा वालों ने उसका भी एल्गोरिदम, उसका लॉजिक लिखा है कि कब तुम्हें जाना है और कब तुम्हें हाँ या कब नहीं जाना, और कब किसको हटाना है, क्या उसी को फॉलो करते हुए चलता है। बस हाँ, उनके लॉजिक पे, उनके एल्गोरिदम पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। जावा ने क्या रखा है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे बेहतर जान रहे हैं कि क्या रखना है और क्या हटाना, और उसमें भी ज़्यादा तुम्हें नहीं लगाना। एक छोटी सी बात याद रखना, एक ही बात तो याद रखता है, ऐसा कौन है रैम में जगह लेके बैठा है लेकिन एड्रेस उसका किसी के पास नहीं है, जिसको ऐसा समझता उसी को हटाता। और एक वैल्यू हो तो उन्हें प्रोग्राम में बनाए, उसका कहीं यूज नहीं किया, लेकिन वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है वो, और उसमें कोई रीअसाइनमेंट वेरिएबल नहीं किया, उस वैल्यू को छेड़ेगा भी नहीं। वो ये नहीं सोचेगा कोई यूज नहीं कर रहा है, ये तो ऐसे ही लिख दिए हैं, नहीं, तब वो समझेगा भैया इनको छूना नहीं। क्लियर है ये? चलो इतना ही रखते हैं।